ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। विगत कई क्लासों से हम लोग परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया का चरणबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। आज परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया के चतुर्थ चरण के अंतर्गत हम लोग अस्वीकरण क्षेत्र रिजेक्शन एरिया या क्रिटिकल एरिया या क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन का निर्धारण करेंगे। आज की इस क्लास में आपको प्रथम चरण अर्थात जब हमने शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण किया था, और द्वितीय चरण जब हमने सार्थकता स्तर का निर्धारण किया था, इन दोनों चरणों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, शब्द प्रयोग किया जा रहा है क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन, अस्वीकरण क्षेत्र या क्रांतिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, जिसके बाद हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी? हम उस क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। क्रिटिकल या रिजेक्शन रीजन से हमारा अभिप्राय उस रेंज से है, मान के उस रेंज से है जिसके अंतर्गत जब हमारी टेस्ट वैल्यू अगर आती है तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि हमारी z की हमारी जो वैल्यू है वो निकली +1.65 और हमारी टेस्ट की वैल्यू निकल के आई +2.65। तो ये 2.65 1.65 से ज्यादा है, तो ये किसके अंतर्गत चली गई? रिजेक्शन के अंतर्गत चली गई। अगर हमारी वैल्यू 1.64 होती, यानी कि 1.65 से कम होती, तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो एक्सेप्ट हो जाती। हमारी वैल्यू मान लीजिए 2.65 आई, यानी कि 1.65 से ज्यादा आई, तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो गई। तो ये जो वैल्यू 1.65 निकल के आई, ये कहां से निकल के आई? ये एक टेबल है जो मैंने आपको भेजी है, उससे निकल के आई है। लोग इसको याद भी रखते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो ये जो वैल्यू है 1.65, ये 1.65 की वैल्यू वो क्रिटिकल वैल्यू है जो कि स्वीकरण क्षेत्र और अस्वीकरण क्षेत्र को आपस में पृथक कर रही है। यानी कि 1.65 वो वैल्यू है जिसके नीचे हमारे, जिसके पीछे, यानी कि 1.65 से जब वैल्यू कम है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, और जब हमारी वैल्यू 1.65 से ऊपर है तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है। इसी को कहा गया है स्वीकरण क्षेत्र और अस्वीकरण क्षेत्र। ये स्वीकरण क्षेत्र और अस्वीकरण क्षेत्र, हमने तीन तरह की हाइपोथेसिस बनाई थी।
आप लोगों को याद होगा 3 तरीके की ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई थी। एक हाइपोथेसिस हमने बनाई थी उस दिन जिसमें हमारी वैल्यू राइट टेल्ड थी, ठीक है। एक हाइपोथेसिस बनाई थी लेफ्ट टेल्ड, और एक बनाई थी हमने टू टेल्ड यानी कि द्विपुच्छीय। याद आ गया होगा आप लोगों को ये सारे नाम जो हमने पहली क्लास में लिए थे। अब आपके सामने अगर वो वाला कागज हो जिसमें जो हमने आपको पहली क्लास के दिन भेजा था, देखिए वहां पर हमने जो 3 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वैकल्पिक परिकल्पनाएं बनाई थी वो क्या बनाई थी। एक बनाई थी म्यू इज इक्वल टू 23.5, ठीक। ये हमारी नल हाइपोथेसिस थी कि म्यू इज इक्वल टू 23.5। इस नल हाइपोथेसिस के साथ साथ हमने कुछ वैकल्पिक परिकल्पनाओं की भी रचना की थी। तो पहली वैकल्पिक परिकल्पना हमारी थी म्यू इज नॉट इक्वल टू 23.5। म्यू 23.5 के बराबर नहीं है, अर्थात 23.5 से ज्यादा भी हो सकता है, 23.5 से कम भी हो सकता है, यानी कि ये टू टेल्ड थी। अब आज हमें यह सीखना है कि टू टेल्ड के अंतर्गत स्वीकृत और अस्वीकृत क्षेत्र का निर्धारण कैसे करेंगे। आपकी ये वाली इस वाली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंतर्गत जब म्यू इज नॉट इक्वल टू हो। दूसरी हाइपोथेसिस हमने उस दिन बनाई थी कि म्यू इज ग्रेटर देन 23.5, कि म्यू जो है वो 23.5 से बड़ा है, यानी कि इसमें जो हमारी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज राइट हैंड की ओर हैं, प्लस में हैं। तो आज हम इसके अंतर्गत भी स्वीकरण क्षेत्र और अस्वीकरण क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। फिर हमारी जो उस दिन तीसरी परिकल्पना थी कि म्यू इज लेसर देन 23.5, तो इसके अंतर्गत जो हमारी वैल्यू है यानी कि जो म्यू का मान है वो 23.5 से कम है, यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो माइनस में है, तो ये पड़ा लेफ्ट टेल्ड। तो हम लेफ्ट टेल्ड के अंतर्गत देखेंगे कि हम किस तरह से स्वीकरण क्षेत्र और अस्वीकरण क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो म्यू इज नॉट इक्वल टू 23.5, इसके अंतर्गत हम स्वीकरण और अस्वीकरण क्षेत्र का निर्धारण कैसे करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले अपनी हाइपोथेसिस को पढ़ना है, आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अपनी पढ़ना है जो आपने उस दिन निर्माण की थी। आप एक नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक नल के ऑल्टरनेट में आप एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। वो टू टेल्ड हो सकती है या फिर राइट टेल्ड हो सकती है या फिर लेफ्ट टेल्ड हो सकती है। ये आपको अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित करना होगा कि आप किस प्रकार की ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की रचना करते हैं। जैसी आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की रचना होगी उसके बाद उसी हिसाब से आपका एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन डिसाइड होगा। हमने उस दिन की सबसे पहली हाइपोथेसिस जो कि टू टेल्ड है, म्यू इज नॉट इक्वल टू, टू टेल्ड होगी, इसकी क्या पहचान होगी कि नॉट इक्वल टू होगा, बराबर का निशान कटा हुआ होगा। जब नॉट इक्वल टू कोई भी चीज है तो आप समझ जाइए वो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, दोनों संभावनाएं हम साथ लेके चलते हैं। ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। अब देखिए इसके बाद आपने एक सिग्निफिकेंस लेवल जो मैंने बताया था वो 0.01, 0.05, 0.1 शोधकर्ता अपने हिसाब से निर्धारित करता है। हमने यहां पे डिसाइड किया 0.05। आप प्रैक्टिस के लिए कोई और डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम 0.05 को ही लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए जब टू टेल टेस्ट होगा,
जब म्यू इज नॉट इक्वल टू होगा तो जो रिजेक्शन एरिया होगा, जैसा कि आप सबसे नीचे वाले चित्र में देखिए, दोनों ओर होगा। जो हमारा अल्फा होगा वो दोनों ओर होगा, यानी कि सिग्निफिकेंस लेवल को हम दोनों तरफ शो करेंगे, दोनों ओर होगा। तो यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला ये है अल्फा बटे 2, यानी कि 0.05 बटे 2 कितना आया 0.025। उसकी वैल्यू 0.025 लेफ्ट में भी होगी, 0.025 राइट में भी होगी। अब हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू निकालनी है जहां से रिजेक्शन एरिया शुरू हो जाएगा और एक्सेप्टेंस एरिया खत्म हो जाएगा। राइट के लिए भी निकालनी है, लेफ्ट के लिए भी निकालनी है। तो राइट के लिए निकालने के लिए हम 1 माइनस अल्फा बटे 2 कर देते हैं। ठीक है, अल्फा बटे 2 कितना हुआ था 0.025, एक में 0.025 घटा दीजिए, 0.975 आ गया। आ गया, यहां तक किसी को दिक्कत है? रेस्पॉन्स कीजिए। 0.975 आ गया। ये वैल्यू समझ में आई? कैसे आई? ठीक है, अब 0.975, हाँ ठीक है, देखिए सिग्निफिकेंस लेवल आपका है 0.05। इस सिग्निफिकेंस लेवल को जब हम 2 टेल्ड के अंतर्गत रखते हैं तो इस सिग्निफिकेंस लेवल में हम 2 से भाग दे देते हैं, यानी कि 0.025 लेफ्ट, 0.025 राइट, यानी कि दोनों तरफ बराबर। अब जब हमें राइट के अंतर्गत क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस अल्फा बटे 2 इस फॉर्मूले को लगाते हैं, यानी कि एक में अल्फा बटे 2 यानी कि 0.025 को घटा देते हैं। जब एक में माइनस 0.025 किया जाएगा तो 0.975 आएगा। और इस 0.975 को देखने के लिए ये जो हमने आपको टेबल भेजी है उस टेबल को देखिए। जो टेबल आपको भेजी गई है Z टेबल, उस टेबल में जहां पे 2 नंबर की टेबल जिसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव में लिखी हुई हैं, Z की वैल्यू पॉजिटिव में लिखी गई है, उसको देखिए। देखिए हमने इस वैल्यू में, इस टेबल में मान ढूंढा कि 0.9750 कहां पे आ रहा है। ठीक है, उस टेबल में देखिए 1.9, ठीक, और 0.06 मैंने काले निशान से लगा करके इंडिकेट किया है, वहां पे 0.9750 वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है। ये वैल्यू कहां पे आ रही है 1.9 और 0.06 दोनों के क्रॉस पे आ रही है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारी वैल्यू आ गई 1.96। ठीक इसी तरीके से जब हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो लेफ्ट में सिर्फ हम 0.025 की वैल्यू खोजेंगे और देखेंगे कितनी आती है। वहां पर हम 1 माइनस अल्फा बटे 2 नहीं करते हैं, वहां पे सिर्फ हम अल्फा बटे 2 यानी कि 0.025 की ही वैल्यू देखते हैं। ये वैल्यू भी सेम आएगी लेकिन माइनस में आएगी, -1.96, अर्थात -1.96 से लेकर +1.96 तक जो वैल्यू आएंगी वो हमारी एक्सेप्टेंस रीजन होगा। यानी कि अगर हमारे टेस्ट की वैल्यू -1.96 से +1.96 के मध्य आती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर हमारी वैल्यू 1.96 से अबव आती है तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है, और हमारी वैल्यू -1.96 से नीचे आती है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी,
जो जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये तीन कंडीशंस उभर के सामने आते हैं। अब आप लोग हमें ये बताइए पहले कि -1 बड़ा है या -2? -1 बड़ा है कि -2? रोशन कुमार, -1 बड़ा है ना? ठीक, नहीं नहीं, श्योरिटी के साथ बोलिए -1 बड़ा है, ठीक है। अब आप देखिए, जब हमारी वैल्यू, हम ये कह रहे हैं मतलब -1.96 से नीचे जाएगी, नीचे जाने का मतलब है यानी कि -1.97 हो जाएगी या -2 हो जाएगी, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए ये बात मैं आपसे पूछ रहा था। ठीक, यानी कि टू टेल टेस्ट, फिर से टू टेल टेस्ट के पूरे प्रोसेस को समझिए। टू टेल टेस्ट आप कब यूज कर रहे हैं? जब म्यू इज नॉट इक्वल टू 23.5। मैंने टेबल देखना आपको बताया है, टेबल की इस वैल्यू को आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अमूमन ये टेबल की वैल्यूज 0.01 पे 0.05 पे शोधकर्ता याद कर लिया करते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं कि टू टेल टेस्ट में 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब जो क्रिटिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी? देखिए, आपका म्यू इज नॉट इक्वल टू 23.5 है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू का निशान है। उसके बाद में ये क्या हो गया? टू टेल्ड हो गया। सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 है। चूंकि ये टू टेल्ड है, और टू टेल्ड में जब आप सिग्निफिकेंस लेवल को दोनों तरफ, दोनों सिरों पे जब आप रखेंगे तो वहां पे फॉर्मूला है α/2, यानी कि 0.05 जो भी सिग्निफिकेंस लेवल होगा उसमें आप 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 0.05 दाहिनी तरफ, 0.025 बाईं तरफ, 0.025 दाहिनी तरफ, 0.025 बाईं तरफ, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं जो मैंने आपको भेजा है। फिर आपको क्रिटिकल वैल्यू डिसाइड करनी है, वो वैल्यू डिसाइड करनी है जिसके बाद जो कि रिजेक्शन एरिया और एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन दोनों को आपस में अलग करती है। तो दाहिनी ओर राइट हैंड पे इसको ज्ञात करने के लिए आप 1 - α/2 कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 - α/2 की वैल्यू है 0.025। एक में से जब 0.025 घटता है तो 0.9750 हमें प्राप्त होता है। 0.9750 को जब हम टेबल पे देखते हैं तो वहां पे हमें वैल्यू मिलती है 1.96, यानी कि +1.96 राइट हैंड पे वो वैल्यू है कि इसके बाद अब जितनी भी वैल्यूज आएंगी इसके बाद, तो उसका अभिप्राय ये होगा कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर हमारी टेस्ट की वैल्यूज 1.96 से कम आती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। बहुत सीधा सा फंडा है कि 1.96 से ऊपर गए तो रिजेक्ट, 1.96 से कम रहे तो एक्सेप्ट। पर अभी लेफ्ट की तरफ भी आपको देखना है क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, तो लेफ्ट में भी यही वैल्यू होती है, वो माइनस में होती है। ठीक है, तो आप लेकिन α/2 लेफ्ट में जब आप देखेंगे तो वहां पे आप α/2 ही देखेंगे, 1 से माइनस नहीं करेंगे। तो α/2 की वैल्यू होती है 0.025। ठीक है, जो कि आपने डिसाइड करी थी। इस वैल्यू को आप टेबल पे देखेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी -1.96, लेकिन माइनस में मिलेगी। तो आपको एक रेंज मिल गई कि -1.96 से +1.96 तक जो भी हमें फॉर्मूला द्वारा टेस्ट की वैल्यू मिलेगी, अगर वो इसके बीच में आती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर इसके बाहर जाती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। यही है टू टेल्ड के अंतर्गत एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन। अब आ जाइए पहले वाले में।
वैसे इसमें दोनों तरफ का हिस्सा बता दिया गया है, लेकिन मैं एक बार आप लोगों को फिर से, जब हमारा टेस्ट राइट टेल्ड होगा तो मैं बता देता हूं कि राइट टेल्ड के अंतर्गत अब किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। देखिए राइट टेल्ड में म्यू इज ग्रेटर देन 23.5 था, यानी कि जब हम ये मानते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो 23.5 से ज्यादा है, तो हमारा ये राइट टेल्ड हो गया। राइट टेल्ड हो गया का मतलब ये है कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05। तो 0.05 पे हम इस क्रिटिकल वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो 0.05 पे जब हम क्रिटिकल वैल्यू को डिसाइड करते हैं तो 1 माइनस अल्फा करते हैं। अल्फा कितना है? 0.05। 1 माइनस 0.05 कितना आता है? 0.95। और 0.95 की जब हम टेबल में वैल्यू देखते हैं तो आता है प्लस 1.65। उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हमने यहां पे देखा था, तो प्लस 165। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारे टेस्ट की वैल्यू प्लस 165 से जैसे ही ऊपर जाएगी वैसे ही हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, और 0.1.65 से नीचे रहेगी तो हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। कौन सी वैल्यू? क्रिटिकल वैल्यू क्या हुई? 1.65। 1.65 से हमारा जो अस्वीकरण का क्षेत्र है, जो निरस्त्रीकरण का क्षेत्र है, जो रिजेक्शन का रीजन है, वो हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से लेफ्ट टेल्ड में जब हम इस वैल्यू को निकालते हैं तो वहां पे ये वैल्यू माइनस 1.65 आती है कि अब जैसे ही माइनस 1.65 से वैल्यू नीचे जाएगी, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि माइनस 1.70 हो गया या माइनस 1.80 हो गया, तो वैसे ही हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर हमारी वैल्यू माइनस 1.5 रही या माइनस 1.4 रही तो हमारी जो हाइपोथेसिस थी, जो हमारी और नल हाइपोथेसिस थी, वो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी को कहा गया है टू टेल टेस्ट के। टू टेल जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया उसको कहा गया, सबसे पहले जो बताया वो टू टेल टेस्ट के अंतर्गत ये बताया क्रिटिकल वैल्यू, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस रीजन। उसके बाद मैंने आपको बताया जो राइट टेल टेस्ट था उसके अंतर्गत एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, फिर ये था लेफ्ट टेल्ड के अंतर्गत एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। इसको जब आप, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, उन हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करेंगे आगे की कक्षाओं में, ठीक है, उस समय आपको यह भली भांति समझ में आएगा कि किस तरह से हमने इन वैल्यूज को कंपेयर करके अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया है, अपना निष्कर्ष, अपने इस निष्कर्ष को पहुंचे हों। आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों को अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ लें। आप लोगों को मैं प्रश्नोत्तर के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। विनीता शर्मा, सीबी, हरिकांत राय, खुशबू कुमारी, कृष्ण कुमार राय, कुमारी बबीता, देखिए टू टेल्ड हुआ। टू टेल्ड के अंतर्गत हमने ये मान करके चले कि जो हमारा इज नॉट इक्वल टू, टू टेल्ड कब होता है? जब इज नॉट इक्वल टू का निशान लगा हुआ होता है। पहली कक्षा में आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई थी, वहां पे हाइपोथेसिस एक बनी थी म्यू इज नॉट इक्वल टू 23.5। इज नॉट इक्वल टू का मतलब है टू टेल्ड, यानी कि हम दोनों संभावनाओं पे विचार करते हैं कि हमारी जो ये वैल्यू है 23.5 से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो जब बराबर का निशान 20 से कटा हुआ होता है, ठीक है,
तो इसे हम इज नॉट इक्वल टू कहते हैं, और ये बताता है कि हम यहाँ पे टू टेल टेस्ट लगाएंगे। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज ये हुई कि हमने सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 माना था। हम कुछ भी सिग्निफिकेंस लेवल मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल माना 0.05। तो जब टू टेल टेस्ट का इस्तेमाल होता है तो सिग्निफिकेंस लेवल 0.025 में 2 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, ये बताता है कि हम लेफ्ट 0.025 और राइट दाईं तरफ और बाईं तरफ अगर 0.025 को जोड़ दिया जाए तो 0.5 आ जाएगा। तो हम दोनों तरफ 0.05 पे चूक देख रहे हैं, तो इसलिए हमने 2 से भाग दे दिया कि अब हम 0.025 दाहिनी तरफ देखेंगे, 0.025 बाईं तरफ देखेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब हम राइट हैंड की तरफ की क्रिटिकल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड की क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हमारी ये जो अल्फा बटे 2 यानी कि 0.05 है, यानी कि दाहिनी तरफ की वैल्यू निकालने के लिए हम एक में से अल्फा बटे 2 यानी कि 0.025 को घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारी वैल्यू मिलती है 9750। ठीक है, अब इस 0.9750 को हमने जो टेबल आपको भेजी है हम उस पे देखते हैं, तो हमें वहां पे वैल्यू प्राप्त होती है +1.96। ठीक, ये वैल्यू टेबल में भी प्राप्त होती है और इस वैल्यू को आप याद कर भी सकते हैं, ये हमेशा यही वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक, यानी कि राइट हैंड 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पर टू टेल टेस्ट में जो वैल्यू है वो है +1.96। अब जब हम बाईं तरफ देखते हैं तो बाईं तरफ हम अल्फा बटे 2 यानी कि 0.025 की डायरेक्ट वैल्यू देखते हैं, इसको हम 1 से नहीं घटाते। तो इसकी वैल्यू जब हम देखते हैं तो वो हमें माइनस में मिलती है, वो भी हमें इतनी ही मिलती है माइनस में, -1.96। ठीक, तो -1.96, ठीक, बीच में 0 और +1.96, ये हमें एक रेंज मिल गई। रेंज मिली -1.96 से +1.96 तक। अब इसके बीच में जो हमने कल फॉर्मूला बताया था, ठीक है, उस फॉर्मूले को लगाने के बाद अगर आपकी टेस्ट की वैल्यू -1.96 से +1.96 के बीच में आती है तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस आपने बनाई थी, ठीक है, वो एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर इसके बाहर जाती है तो जो आपने नल हाइपोथेसिस उस दिन बनाई थी वो रिजेक्ट हो जाती है। यानी कि नल हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट होना होगा तो हमारी इस वैल्यू को -1.96 से +1.96 से बाहर जाना होगा। ठीक है, यही है हमारा एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। और जो -1.96 है वो टू टेल टेस्ट में लेफ्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू है और +1.96 राइट के लिए क्रिटिकल वैल्यू है टू टेल टेस्ट में। ठीक है, इसी को मैंने टू टेल टेस्ट के अंतर्गत आपको अभी बताया था। मधु, आप समझ में आया? ठीक, मधु पांडे, निशांत कुमार, पूजा कुमारी, पूनम कुमारी, रोशन कुमार, देखिए स्वीकृत और अस्वीकृत ये दो क्षेत्र हैं जिनका निर्धारण ये जो वैल्यू आ रही है इनके आधार पर हम कर रहे हैं। जैसे कि हमने टू टेल टेस्ट के अंतर्गत आपको बताया कि हमने क्रिटिकल वैल्यू ज्ञात करी राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे, कि राइट हैंड पे प्लस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को मिला के देखा जाए टू टेल टेस्ट के अंतर्गत तो -1.96 से +1.96 तक हमारा स्वीकृत का क्षेत्र है। इसके बाहर जो भी वैल्यूज आएंगी वो रिजेक्शन का क्षेत्र है। यानी कि अगर हमारी वैल्यू टू टेल टेस्ट के अंतर्गत -1.96 और
प्लस 1.96 के बीच में आती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर हमारी वैल्यूज इस रेंज से बाहर जाती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी टू टेल टेस्ट में। अगर हमारा टेस्ट वन राइट टेल्ड है, ठीक है, राइट टेल्ड यानी कि जब म्यू इज ग्रेटर देन था, तो उस दशा में जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है वो 1.65 है। अर्थात अगर हमारी टेस्ट की वैल्यू 1.65 से ऊपर जाएगी तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, और हमारी जो हमारी टेस्ट की वैल्यू है वो 1.65 से कम रहेगी तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी तरीके से लेफ्ट टेल्ड में जब म्यू इज लेसर देन था तो हमारी वैल्यू टेस्ट की अगर -1.65 से नीचे जाती है, अर्थात -1.7 हो जाती है या 8 हो जाती है या 9 हो जाती है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और यही वैल्यू अगर 1.5 हो जाती है, -1.5 हो जाती है या -1 हो जाती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। यही है हमारा रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक, रोशनी कुमारी, सोनी कुमारी, स्वीटी कुमारी, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। खैर, आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कल हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।